हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 8 के बालक बालिकाओं के लिए है। कक्षा 8 में पढ़ने वाले बालक बालिकाएं जिनका एग्ज़ाम अब आज 16 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहा है, 16 अप्रैल 2022 से, उन सब के लिए यह वीडियो लाभदायक होगा। 16 अप्रैल को गणित विषय का एग्ज़ाम है पहले ही दिन, और कोरोना की वजह से और पहले की पढ़ाई के गैप की वजह से सही से ढंग से नहीं पढ़ पाई है। उन सब बालक बालिकाओं के लिए ये वीडियो थोड़ा फास्ट रिवीजन में उनकी मदद करेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जो गणित विषय की जो मेन मुख्य प्रश्नावलियाँ हैं और उनके बारे में फ़ास्ट रिवीजन करने का प्रयास करेंगे कि अपने पास जितना समय बचा है उनमें एक बार फास्ट रिवीजन करके सही तरीके से अपन अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने की कोशिश कर सकें, उनमें सफल हो सकें। प्रश्नावली 1 है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, यह प्रश्नावली 6 अंकों की है और कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार और शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार जब पढ़ाई नहीं हो पाई थी तो उस टाइम में 30% सिलेबस कम किया गया था। उस 30% सिलेबस के अंतर्गत हमारी जो कक्षा 8 की पुस्तक है गणित की, उसमें 16 प्रश्नावलियों में से 4 प्रश्नावलियाँ हटा दी गई हैं। अब हमें 12 प्रश्नावलियाँ पढ़नी हैं। इन 12 प्रश्नावलियों में 80 नंबर का प्रश्न पत्र आएगा। उसी 80 नंबर के प्रश्न पत्र को अपने को तैयार करना है। अब की बार प्रश्न पत्र और जो उत्तर पुस्तिका होगी वह अलग अलग नहीं मिल करके एक ही मिलेगी, बुकलेट जिसे कहते हैं, क्वेश्चन बुकलेट के नाम से होगी। उसी में क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा और उसी के नीचे खाली जगह रहेगी, वहीं पे अपने को उत्तर लिखना पड़ेगा। अलग से प्रश्न पत्र और अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखें और फास्ट रिवीजन करें। जितना 5-7 दिन का टाइम है उसमें अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर तो क्या, इसको फास्ट में रिवीजन करेंगे। तो प्रश्नावली पहली है परिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ये प्रश्नावली है 6 नंबर की है। 6 नंबर की है। कुछ प्रश्नावली हटा दी गई है। इस प्रश्नावली के अंतर्गत से अपने पास 6 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे। परिमेय संख्याओं में मुख्य रूप से आपको ये याद होना चाहिए, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ करके सार रूप में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं, चारों प्रकार की जो संख्याएं हैं इन सभी की आपको परिभाषा याद होनी चाहिए जो इस किताब में दी भी हुई है। इसके अलावा परिमेय संख्याओं में जैसे यहाँ पे प्राकृत संख्या लिया हुआ है, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, शून्य शामिल नहीं होता है इनमें, प्राकृत संख्याएँ कहलाती हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएँ कौन सी होती हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। और परिमेय संख्याएँ किसे कहते हैं? जिन्हें p/q के रूप में लिख सकेंगे और क्यों बराबर 0 नहीं होता है, तो ये परिमेय संख्याएँ कहलाती हैं। क्योंकि अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि फास्ट रिवीजन करेंगे, इसलिए आप इसको सुनें और रिवीजन करने फास्ट रिवीजन। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, अपनी इस पुस्तिका में 3 प्रकार के गुणधर्म बताए गए हैं। एक तो संवर्त गुणधर्म है। संवर्त गुणधर्म अच्छी तरीके से देखेंगे। संवर्त गुणधर्म, दूसरा है क्रम विनिमयता का गुणधर्म, दूसरा है क्रम विनिमयता का, और तीसरा है साहचर्यता का गुणधर्म। 3 गुणधर्म है। पहला है संवर्त गुणधर्म, दूसरा क्रम विनिमयता का गुणधर्म और तीसरा है साहचर्यता का गुणधर्म। ये पहला हो गया संवर्त गुणधर्म, दूसरा क्रम विनिमय मैं बता रहा हूँ जो आगे है इसमें, और तीसरा है साहचर्यता का गुणधर्म। अब ये गुणधर्म चारों संख्याओं में इसमें दिखाए गए हैं, यानी एक तो पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या और इसके बाद में है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्याओं में बताए गए हैं गुणधर्म। संवर्त गुणधर्म वह होता है जिसमें जैसे मान लीजिए 5 + 3 जोड़ा तो बराबर क्या हो गया? 8 हो गया। लेकिन देखना यह है कि इसमें 5 भी एक संख्या है, 3 भी एक संख्या है, और इन दोनों का योग किया तो आगे 8 भी एक संख्या ही है। तो इसका मतलब जो संख्या आती है तो उसे संवर्त गुणधर्म कहते हैं। अब ये कौन कौन सी कंडीशन में आता है? तो पूर्णांक संख्याओं में देखते हैं पहले तो इसको। अब पूर्णांक संख्याएं कौन सी, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जो 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती हैं। तो ये पूर्ण संख्याओं को 4 भागों में बांटा गया है, योग में, व्यवकलन में, गुणन में और भाग में। तो आप देखेंगे पूर्ण संख्या 0 है, 5 है, इसमें फास्ट रिवीजन है इसलिए फास्ट बोल रहा हूँ मैं। पूर्ण संख्या तो आप इसको सार के रूप में ये याद कर लेंगे, पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत संवर्त होती है। मुख्य बता रही हैं, पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत संवर्त होती है और पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत भी संवर्त होती हैं, यानी योग और गुणा में संवर्त होती हैं। इस बात का ध्यान रखें। और ये घटाव है, व्यवकलन और भाग, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि घटाव और भाग में संवर्त नहीं होती हैं।
पूर्ण संख्याएं योग में और गुणन में समवर्त होती हैं और घटाव और भाग में समवर्त नहीं होती हैं। पूर्णांक संख्याओं में देखें तो ये तो पूर्ण संख्याओं में देखा था समवर्त गुणधर्म को। अब पूर्णांक संख्याओं में देखिए आप, पूर्णांक योग के अंतर्गत समवर्त होते हैं। पूर्णांक संख्याएं योग के अंतर्गत समवर्त होती हैं। पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं जिनमें धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं दोनों सम्मिलित होती हैं, योग के अंतर्गत समवर्त होती हैं। व्यवकलन के अंतर्गत भी समवर्त होती हैं। व्यवकलन के अंतर्गत भी पूर्णांक संख्याएं समवर्त होती हैं और गुणन के अंतर्गत भी समवर्त होती हैं और भाग के अंतर्गत समवर्त नहीं होती हैं। स्पेशल इस बात को ध्यान रखें, पूर्णांक संख्याएं योग, व्यवकलन और गुणन तीनों के अंतर्गत समवर्त होती हैं लेकिन भाग के अंतर्गत समवर्त नहीं होती हैं। 1 नंबर का अलग से प्रश्न आ सकता है, इस प्रकार से याद रखें। इसके बाद में दूसरा नंबर है परिमेय संख्याएं। तो पहले तो परिमेय संख्या की परिभाषा याद होनी चाहिए अपने को कि वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं और जिनमें q बराबर 0 नहीं होता है वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। तो इस प्रकार से ये परिमेय संख्याएं हो गई। अब इसमें भी देखेंगे समवर्त गुणधर्म। तो परिमेय संख्याएं में एक परिमेय संख्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है 5/7 एक परिमेय संख्या है, फिर घटाव में 2/3 लिखा तो दोनों को हल किया तो लास्ट में 29/21 आया, तो यह भी एक परिमेय संख्या ही आती है। तो इसका मतलब परिमेय संख्याएँ घटाव के अंतर्गत समवर्त होती हैं। ये बात कहाँ लिखी है, परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत, ये यहाँ पे मुख्य लाइन ये लिखी हुई है, परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समवर्त होती हैं और परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समवर्त होती हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको याद कर लीजिए आप। परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समवर्त होती हैं, व्यवकलन के अंतर्गत समवर्त होती हैं। और तीसरा सी में दे रखा है, परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत समवर्त होती हैं, गुणन के अंतर्गत समवर्त होती हैं। ये परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत समवर्त होती हैं। ये आप अपनी किताब पुस्तक खोल करके उसमें कर लेंगे। इसमें परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समवर्त नहीं होती हैं, परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समवर्त नहीं होती हैं। यदि शून्य को शामिल नहीं करें तो दूसरी परिमेय संख्याएं समवर्त होती हैं, इस प्रकार से। इसके बाद में क्या है, समवर्त गुणधर्म हो गया इसका। इसके बाद में है क्रम विनिमयता गुणधर्म। मैंने बताया था कि 3 प्रकार के गुणधर्म है इसमें, समवर्त गुणधर्म, क्रम विनिमयता गुणधर्म और सहचर्य गुणधर्म। क्रम विनिमयता गुणधर्म कहते हैं कि क्रम बदलने के बाद भी वह संख्या सेम आती हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़े तो उसे क्रम विनिमयता गुणधर्म कहते हैं। जैसे मान लें 5 + 3 किया बराबर 8 आया, अब आप इसका क्रम बदल करके 3 + 5 कर दीजिए तो भी 8 ही आएगा, तो क्रम बदलने का इस परिणाम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इस गुणधर्म को क्रम विनिमयता का गुणधर्म कहा जाता है। अब ये क्रम विनिमयता का गुणधर्म किस किस चीज़ में लागू होता है, तो पहले पूर्ण संख्याओं में देखते हैं। पूर्ण संख्याओं की चारों संक्रियाएं हैं, योग, व्यवकलन, गुणन और भाग। योग में क्या होता है, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन होता है। व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, जैसे मान लीजिए मैंने 5 - 3 लिखा तो 2 आया, अब इसका क्रम बदल के लिख दीजिए आप, 3 - 5 लिख दीजिए, अब माइनस के 2 आएंगे तो ये परिणाम बदल गया, इसका मतलब व्यवकलन में पालन नहीं होता है। लेकिन गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप 5 × 3 कीजिए तो 15 आएगा और 3 × 5 करेंगे तो भी 15 ही आएगा, इसको रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, भाग में नहीं होता है, भाग में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी समझ में आए तो आप पुस्तक पास में रखें और उसमें एक बार पढ़ने के बाद में इसको सुने तो आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद में पूर्णांक में देखेंगे तो पूर्णांक में योग, व्यवकलन, गुणन और भाग चारों संक्रियाएं इसमें भी हैं, योग, व्यवकलन, गुणन और भाग। तो पूर्णांक में योग क्रम विनिमय होता है, व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं होता है और गुणन क्रम विनिमय होता है और भाग क्रम विनिमय नहीं होता है। इस प्रकार से अब इसके बाद में परिमेय संख्याएं आएंगी, यानी पूर्ण संख्याएं आ गई, पूर्णांक संख्याएं आ गई और अब आएंगी परिमेय संख्याएं। ये परिमेय संख्याएं हो गई, 3 संख्याएं हैं और 3 ही अपने पास में गुणधर्म है, उनके बारे में चर्चा की गई है। योग के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम लागू होता है। परिमेय संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय होती हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रम आप अपनी पुस्तक में देख लीजिए। व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होता, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सवाल हल करके उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे। गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय लागू होता है, गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय, और भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। इन बातों को ज़रूर नोट करें, एबीसी देखा या 1 अंक वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में इनके गुणधर्म दे रखे हैं, सहचर्य गुणधर्म। ये सहचर्य गुणधर्म में 3 संख्याएं दी होती है, तो इसमें देखें जैसे मान लीजिए 2, ये एक उदाहरण दे रखा है यहाँ पे 7 × फिर 2 × 5, तो आप
पहले इन दोनों गुणा कीजिए, 5 दूनी 10 आएंगे, 10 को 7 से गुणा कीजिए तो 70 आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको पलट करके पहले वाले 2 अंकों को गुणा कर लीजिए, 7 गुणा 2 तो 7 दूनी 14 होते हैं, 14 को 5 से गुणा कर 14 5 70 होता है, तो इसको शास्त्रीय गुणधर्म का नियम कहते हैं। अब ये किस किस में लागू होता है? योग शास्त्रीय होता है, व्यवकलन शास्त्रीय नहीं होता है, गुणन शास्त्रीय होता है और भाग शास्त्रीय नहीं होता है। तो ये इसके गुणधर्म आपको याद करने ही होंगे। ये पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत थे। इसके बाद में पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत भी चारों गुणधर्म यही होंगे। यानी योग के अंतर्गत शास्त्रीय है, योग के अंतर्गत शास्त्रीय है, व्यवकलन के अंतर्गत शास्त्रीय नहीं है, पूर्णांक संख्याओं में व्यवकलन के अंतर्गत शास्त्रीय नियम पालन नहीं होता है, गुणन के अंतर्गत शास्त्रीय नियम का पालन होता है और भाग के अंतर्गत शास्त्रीय नियम का पालन नहीं होता है। इसके बाद में आता है परिमेय संख्याओं में शास्त्रीय नियम किस प्रकार से काम करता है। परिमेय संख्याओं के लिए योग शास्त्रीय होता है, परिमेय संख्याओं के लिए योग शास्त्रीय होता है और व्यवकलन के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन शास्त्रीय नहीं होता है। आप इन्हीं पॉइंटों को एक अपनी रफ कॉपी में नोटबुक में लिख लीजिए और इसको सार के रूप में याद कर लीजिए, आपकी मदद करेंगे। 6 नंबर की प्रश्नावली है ये। गुणन के अंतर्गत शास्त्रीयता की जांच करेंगे तो इसमें गुणन में संख्याओं के लिए शास्त्रीय नियम का पालन होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। भाग के अंतर्गत शास्त्रीय नियम लागू नहीं होता है। इस प्रकार से अपने पास 3 गुणधर्म थे। पहला गुणधर्म कौन सा था? संवर्त गुणधर्म, दूसरा कर्म विनिमय गुणधर्म और तीसरा शास्त्रीय गुणधर्म। तीनों गुणधर्मों को संख्याओं में चेक करते हैं, पूर्ण संख्याओं में, पूर्णांक संख्याओं में और परिमेय संख्याओं में। फिर कर्म विनिमयता को पूर्ण संख्याओं में, पूर्णांक संख्याओं में, परिमेय संख्याओं में। शास्त्रीय गुणधर्म को भी पूर्ण संख्याओं में, परिमेय संख्याओं में और पूर्णांक संख्याओं में। इस प्रकार से इनको जाँच करेंगे ये कौन से नियम में लागू होते हैं, कौन से नियम में लागू नहीं होते। इसके बाद में आते हैं उदाहरण। अपने सरलीकरण से संबंधित उदाहरण है कि उचित गुणधर्म का पालन करके इसको उदाहरण को हल करेंगे। तो आप इसको हल आराम से कर सकते हैं। पहले तो इसका साधारण हल यहाँ पे दे रखा है और ये गुणधर्म का उपयोग करके, कौन सा गुणधर्म? कर्म विनिमयता और शास्त्रीयता का उपयोग करके इसको हल किया गया है। दोनों में उत्तर सेम आ रहा है। 125/400 माइनस के 125/462 आ रहे हैं। इसमें भी 125/462 आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सरल हो जाता है नियम लगाने से। तो आप इस प्रकार से इनको हल करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 2 है। ये भी सरलीकरण का प्रश्न ही है। किस प्रकार से पहले जोड़ कर, ये गुणा का है तो गुणा करने हैं और आप आसानी से इनको हल कर पाएंगे क्योंकि आपने पढ़ाई की है। इसके बाद में है शून्य की भूमिका। शून्य का किस प्रकार से यूज होता है? शून्य, आप किसी भी संख्या में शून्य जोड़ते हैं या किसी संख्या में शून्य जुड़ता है तो देखो 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आता है? 2 आता है। या -5 में 0 जोड़ते हैं तो -5 ही रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो शून्य को पूर्ण संख्या में जोड़ना, शून्य को पूर्णांक में जोड़ना, शून्य को परिमेय संख्याओं में जोड़ना। तीनों संख्याओं के उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पे। पहले पूर्ण संख्या में, फिर पूर्णांक संख्या में और परिमेय संख्या में। तीनों संख्याओं में शून्य को जोड़ करके दिखाया गया है और परिणाम वही संख्या रहती है, कोई यानी शून्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अलग से। इस प्रकार से यही संख्या इसमें समझाने का प्रयास किया गया। परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य एक तत्समक कहलाता है। इस बात को याद कर लीजिए, शून्य एक योज्य तत्समक होता है। परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य एक योज्य तत्समक कहलाता है। यह पूर्णांकों और पूर्ण संख्याओं के लिए भी योज्य तत्समक होता है। इस बात को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यह है, फिर आगे है एक की भूमिका, यानी एक क्या काम आता है। एक है ना, यहाँ पे जो एक दे रखा है, एक की भूमिका, एक की भूमिका। किसी भी संख्या से आप 1 से गुणा करेंगे, जैसे 5 को 1 से गुणा किया, लास्ट में 5 ही आया, रिजल्ट क्या आया? पूर्ण संख्या 1 के साथ में गुणन किया। -2/7 को गुणा करोगे 1 से तो -2/7 ही आया। 3/8 को 1 से गुणा किया तो 3/8 ही आया, यानी कि वही रिजल्ट आता है। शून्य को जोड़ रहे थे, इसको गुणा कर रहे हैं। शून्य को जोड़ने में काम करते, इसको योज्य तत्समक बोलते थे शून्य को, इसको गुणात्मक तत्समक बोलेंगे। गुणात्मक तत्समक यानी परिमेय संख्याओं के लिए, एक परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक कहलाता है। इस बात को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, अंडरलाइन कर दी गई है। यानी किसी भी संख्या को अगर आप 1 से गुणा करेंगे तो उसके रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं आएगा, वही संख्या उसका वापस आएगी, वही संख्या वापस आती है। एक संख्या का ऋणात्मक है, संख्या का ऋणात्मक। पूर्णांकों का अध्ययन करते समय आपको ऋणात्मक संख्याएं भी पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए संख्या रेखा पर जाते हैं, यहाँ पे 0 की इस तरफ चलेंगे यहाँ पे तो धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाईं साइड में आती हैं तो ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। आगे है इसमें व्युत्क्रम किसे कहते हैं। व्युत्क्रम समझने का प्रयास का मतलब किसी भी संख्या को विपरीत करना। जैसे 7/8 है,
तो इसको 8/7 लिखना, 8/7 लिखना। जैसे -2/3 है तो इसको 3/2 लिखना, माइनस का चिन्ह तो सेम रहेगा, 3/2 लिखना, यही व्युत्क्रम कहलाता है। इसी प्रकार से अपने को इसको व्युत्क्रम के रूप में लिखना है, व्युत्क्रम। तो 4/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3/4 हो जाएगा, यानी उल्टा करके लिखना। साधारण भाषा में अपन यूँ बोल सकते हैं कि उसे उल्टा करके लिखना ही व्युत्क्रम कहलाएगा। 21/8 है तो इसको 21/8 है तो इसको 8/21 लिख करके गुणा करेंगे तो उत्तर 1 ही आता है। जैसे 3/4 लिख दिया मैंने, अब इसको गुणा करेंगे, व्युत्क्रम से गुणा करेंगे, यानी इस 4/3, इसको उल्टा लिखो 4/3, अब इसको गुणा करेंगे तो 1 आता है। कहने का मतलब इस 4 कट गया, 3 से 3 कट गया तो 1 हल उत्तर आ गया। तो इसको गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं, इसको गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम से गुणा करते हैं, व्युत्क्रम से गुणा करते हैं तो इसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम, किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा करते हैं तो 1 प्राप्त होता है, इस बात को याद रखें, 1 प्राप्त होता है। किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा करते हैं तो 1 प्राप्त होता है, इसे गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता, तो इसमें वितरकता का नियम है। ये यहाँ पे इसका उदाहरण दे रखा है, सभी परिमेय संख्या ए, बी और सी के लिए एक बार ए से गुणा करें बी प्लस सी तो ए बी प्लस ए सी होता है, और ए को बी माइनस सी करेंगे तो ए बी माइनस ए सी होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अब ये उदाहरण से आने शुरू हो गए प्रारंभ में। पहला ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, इसके बाद में है निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम क्या होंगे, योज्य प्रतिलोम। अब आप इसको इस प्रकार से करेंगे कि 7/19 है, 7/19। अब इसमें से ऐसी क्या संख्या जोड़ें कि शून्य बन जाए, यानी योज्य प्रतिलोम शून्य होता है। तो आप प्लस के 7/19 जोड़ दीजिए, इसमें प्लस के 7/19 जोड़ेंगे तो शून्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि माइनस के 7/19 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 7/19 प्लस का। ये 21/112 है। योज्य प्रतिलोम में चिन्ह बदलते हैं, यानी प्लस का है तो माइनस का करना है और माइनस का है तो प्लस का करना है, इस प्रकार से। तो अब ये 7/19 दे रखा है तो इसके सामने लिखा है ये माइनस के 7/19 है तो प्लस के 7/19 लिख दिए, और दोनों को जोड़ेंगे तो शून्य आता है, यहाँ पे शून्य आता है, ये शून्य आ गया। तो इसका उत्तर जो होता है ये प्लस के 7/19 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे अपनी 21/112 प्लस का है तो इसका उत्तर हो गया माइनस वाला, ये वाला। ये लो सत्यापित कीजिए, तो ये योज्य प्रतिलोम का ही प्रश्न है। जैसे इसमें x बराबर 13/17 है, अब ये प्लस का 13/17 है तो इसका हो जाएगा x बराबर माइनस के 13/17, यानी कि ये यहाँ पे जोड़ रखा है x बराबर ये 13/17 है तो माइनस के 13/17 करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको पूरा समीकरण को इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। सेम क्वेश्चन है इसी प्रकार से। अब की बार इसमें प्लस वाली थी, इसमें माइनस वाली है। अब इसका x बराबर माइनस के 21/31 थे तो ये हो जाएंगे इसका प्लस के 21/31, यानी केवल चिन्ह बदलते हैं, योज्य प्रतिलोम में केवल चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पे क्रम विनिर्देशन उचित गुणधर्म का नियम का पालन करके इसको हल करना है। प्रश्नावली 1.1 है, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं। एक तो सरलीकरण का प्रश्न है जो उचित गुणधर्म का नियम का पालन करके हम हल करेंगे, क्रम विनिमयता या शास्त्रीयता का नियम लगा करके, वितरकता का नियम लगा करके। दूसरा प्रश्न है योज्य प्रतिलोम का। योज्य प्रतिलोम, इस प्रश्न में केवल चिन्ह बदलने हैं। 2/8 है तो -2/8 तो उत्तर हो जाएगा इसका। 5/9 है माइनस के तो प्लस के 5/9, केवल चिन्ह बदलने हैं, माइनस के चिन्ह बदलने हैं। इस क्वेश्चन का तीसरे नंबर के क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माइनस के चिन्ह से ये माइनस का चिन्ह पहले ही कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस के 6/5 हो गए हैं और 6/5 का उत्तर होगा माइनस के 6/5। इसका उत्तर होगा माइनस के 6/, ये कब होगा, जब दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस का चिन्ह होगा तब कटता है। जैसे ये 2/9 है तो इसका हो जाएगा केवल 2/9, यानी चिन्ह बदल गए, प्लस का हट जाएगा चिन्ह, माइनस की संख्या हो जाएगी वो। इसके बाद में सत्यापित कीजिए, सेम ये पहले वाला क्वेश्चन है जो यहाँ पे से उदाहरण दे रखा था, इसमें ये यहाँ पे उदाहरण दे रखा था, इसमें दे रखा था, ये यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन अति इम्पोर्टेंट है। जैसे कि x बराबर 11/15 है तो इसका उत्तर हो जाएगा x बराबर माइनस के 11/15 जोड़ करके लिखेंगे, सत्यापित करेंगे इसको। अगला है नेक्स्ट है निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या ज्ञात करना है, जैसे 13 अब इसको किसी भी परिमेय संख्या के बट्टे में 1 लगा सकते हैं। जैसे माइनस का 13 है ये, इसके बट्टे में 1 लगा सकते हैं। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो इसको 1/13 कीजिए, 1/13 करेंगे,
1/13 माइनस का चिन्ह रहने दीजिए इसमें। माइनस का चिन्ह कब हटता है? योज्य प्रतिलोम में हटता है, गुणात्मक प्रतिलोम में नहीं हटता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा माइनस का 1/13। इसी प्रकार से 13/19 है तो इसको 19/13 लिख देंगे, माइनस का चिन्ह सेम रहेगा। 1/5 है तो इसको 5/1 लिखेंगे और एक और नीचे वाले को हटा भी सकते हैं इस प्रकार से। अगला है, पहले तो इसको गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद में इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे, उसका उल्टा निकालेंगे। पहले तो इस 1 को इस 2/5 से गुणा करेंगे, यानी जैसे माइनस के 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2/5 हो गया। अब इसका वो गुणात्मक प्रतिलोम होगा 5/2, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब जैसे ये 1/1 ही है तो इसका 1/1 ही रहेगा। इस प्रकार से इसका गुणात्मक प्रतिलोम में आपको व्युत्क्रम करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से गुणधर्म का नियम का पालन हुआ है वही गुणधर्म बताने। जैसे 4/5 गुणा 1 है और 1 को फिर गुणा करके 4/5 से गुणा कर रहे हैं तो कोई परिणाम, कोई रिजल्ट अलग नहीं आया, वापस 4/5 ही माइनस के 4/5 ही आया था। तो इसको कहते हैं गुणात्मक तत्समक। 1 को गुणा करते हैं और वही आता है तो गुणात्मक तत्समक वो कहलाता है, ये गुणात्मक तत्समक कहलाता है। जैसे उसमें शून्य से कर रहे थे वो योजित तत्समक कहलाता था और ये 1 से कर रहे थे गुणात्मक तत्समक कहलाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 13/17 को 2/7 से गुणा करना है और फिर वह वापस 2/7 को 13/17 से गुणा करना है। तो बराबर रहते हैं दोनों, बीच में समता का चिन्ह दिया हुआ है, बराबर रहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? क्रम विनिमयता का क्रम विनिमय, यानी दो क्रम चेंज करने पर कोई रिजल्ट में अंतर नहीं आया। 19/29 और 29/19 दोनों गुणा किया तो एक ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, क्योंकि व्युत्क्रम से गुणा किया इसमें गुणात्मक प्रतिलोम। क्वेश्चन नंबर 6/13 को -7/16 की व्युत्क्रम से गुणा कैसे करेंगे? तो 6/13 है, इसको तो ऐसे कैसे लिखेंगे? अब पहले 7/16 का व्युत्क्रम निकालेंगे, यानी 16/7 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह सेम रहेगा। अब इसको इससे गुणा करो 6/13 से, यानी 6/13। अब इसका हल करेंगे वो उत्तर आएगा इसका, यानी 7/16 से गुणा नहीं करना बल्कि 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 7 में बताए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 और 6/6 सही गुण। तो इसमें साहचर्यता का नियम लग रहा है, क्योंकि 1/3 को पहले तो 6 गुणा 4/3 से गुणा कर रहे हैं और फिर पहले वाले नियम से गुणा कर रहे थे, तो ये इसमें साहचर्यता का नियम लगा है। क्वेश्चन नंबर 8 में 1 सही -1/8 यानी -1 सही 1/8 गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं है। तो पहले तो आप इसको ये मिश्र भिन्न साधारण भिन्न में बदल के लिख लेंगे, इस प्रकार से निकाल लेंगे। 3 से 3 3 3 9 और 1 10/3 हो गया, ये 10/3। अब इसको लिखेंगे 3/10, इस प्रकार से हल करेंगे तो 0.3 इस प्रकार से। तो ये सही है, सही है। निम्नलिखित में ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम ही नहीं है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में दे रखे हैं इनको भी याद करना ज़रूरी है। तो इसका 0 है, इसका उत्तर आप उतना अंक तालिका में देख के अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। 0 है, 1 और इसका -1 होता है, 1 और -1 परिमेय संख्या जो अपनी ऋणात्मक के समान है तो वह है 0। आप अंक तालिका पीछे उत्तर तालिका में देख करके इसको उत्तर लिख करके याद अच्छी तरीके से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर का रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 0 का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? 0 का कोई व्युत्क्रम होता ही नहीं है। संख्याएं 1 तथा -1 दोनों की जगह 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। -5 का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा? माइनस के 1/5 इस प्रकार से आप इनको सभी को नोट करके याद कर लीजिए। 6 नंबर की प्रश्नावली अति महत्वपूर्ण है, 3-4 प्रकार के प्रश्न हैं। एक बार याद करने के बाद आपके 6 नंबर अच्छी तरीके से पक जाएंगे इसमें। अगला 1.2 वाली जो प्रश्नावली प्रारंभ होगी उसके लिए ज़रूरी है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करना। आपको परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना अच्छी तरीके से आना चाहिए। उसके माध्यम से प्रश्नावली 1.2 भी सरल प्रश्नावली है। पूरी पहली प्रश्नावली ज़्यादा सरल ही है, कठिन नहीं है। आप आज थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इसमें आराम से 6 नंबर अपने कन्फर्म कर ले जाएंगे। 3 संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। सामने सभी की परिभाषा लिखी हुई है यहाँ पे। यह रेखा केवल एक के दाईं ओर तरफ अपरिमित यानी अनंत रूप से चलती है यह रेखा। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यह रेखा शून्य के दाईं तरफ अपरिमित रूप से चलती है। दाईं तरफ यानी इस साइड में चलती है और बाईं तरफ यानी इस साइड में चलती हैं। पूर्णांक संख्याएं दोनों साइड में चलती हैं। पूर्णांक संख्याएं बीच में 0 होता है और ये इधर भी चलती है और इधर भी चलती है। परिमेय संख्याएं p/q के रूप में अर्थात बट्टी के रूप में लिखी हुई होती हैं।
और क्यों का मान 0 नहीं होता इसमें परिमेय संख्याओं में। परिमेय संख्याओं को अच्छी तरीके से, इस प्रश्नावली को हल करने के लिए आपको दो परिमेय संख्याओं को जोड़ करना अवश्य आना चाहिए। उनके बीच की परिमेय संख्या निकालने की जो है वो है, क्योंकि फास्ट रिवीजन है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, क्योंकि अपने को आगे वाली प्रश्नावली भी कवर करेंगे। इस वीडियो में अपने एक ही प्रश्नावली कवर करेंगे। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि आप इस उदाहरण को समझने का अवश्य प्रयास करें। दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं, इस पॉइंट को अच्छी तरीके से पढ़िए। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप 1.2 वाली पूरी प्रश्नावली आसानी से समझ पाएंगे। 1.2 वाली पूरी प्रश्नावली समझ पाएंगे। दो परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए 6 और 8 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है, तो आप सीधा सा बता दोगे कि 7 आती है। 6 और 8 के बीच में क्या आता है, 7 आता है। लेकिन मैं बता दूं कि 2/3 और 3/3 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या आएगी, तो क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको समझने के लिए परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कैसे करते हैं, जैसे एक नियम को समझो। जैसे मान लीजिए 4 और 6 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या आती है, तो इसका नियम यही है कि 4 और 6 को जोड़ो, दोनों को। 6 और 4 कितने होते हैं, 10 होते हैं, और फिर 2 का भाग दो, तो 2 का भाग दिया, 10 में 2 का भाग दिया तो 5 आया। तो इस प्रकार से अपन ने हल किया कि 4 और 6 के बीच में 5 आता है, ये अपन ने हल करके निकाला है। तो ऐसी परिमेय संख्या के अंतर्गत भी ऐसे ही आपको हल करके ही निकालना है इस सवाल को। अब जैसे मान लीजिए 7/3 आपने लिख लिया, 7/3 और 8/3, इसके बीच में परिमेय संख्या कौन सी आएगी। तो पहले तो आप इन दोनों को जोड़ोगे और जोड़ करने के बाद इसमें 2 का भाग देंगे, फिर उसके बीच वाली परिमेय संख्या आ जाएगी। और हर को बढ़ा करके भी अपन हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसमें दे रखा है किताब में, सरल तरीका है बिल्कुल भी। उस तरीक़ा से इसमें एक उदाहरण दे रखा है, 3/10 और 7/10 के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप 3/10, अब दोनों की जगह पे बिंदु लगा दी, यहाँ भी बिंदु लगाया और यहाँ भी बिंदु लगाया, और 7/10 यहाँ भी बिंदु लगाया और यहाँ भी बिंदु लगाया। अब यहाँ पे बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 31 के बाद में क्या आता है, 31 आता है, फिर 32 आता है, 33 आता है, और 70 से 1 मैंने गुणनतर तक गिन लेना आपको। जैसे 31/100, 32/100, लास्ट में चलोगे तो गुणनतर/100 तक कर लेना। अगर बढ़ा कर पूछेगा तो आप इसको पढ़ोगे एक बार तो आसानी समझ में आ जाएगा। और इससे बाहर 1.2 प्रश्नावली में कुछ भी नहीं है। अगले पेज में भी यही दे रखा है। अगले पेज में 2 उदाहरण दे रखे हैं, बड़े महत्वपूर्ण उदाहरण है। इनमें बता रखा है कि 2 - 2 से 0 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो -2 कहाँ मिलता है, यानी संख्या रेखा की बाईं साइड मिलता है 0, 1, 2, ऐसे इधर साइड मिलता है, इधर प्लस वाली संख्याएं होती हैं इस प्रकार। तो इस साइड में मिलता है, ये -2 ये रहा, 0 ये रहा। इनके बीच में 3 परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो इनके बीच में एक तो -1 है, ये तो चलेगी, पर 3 पूछ रहा है आपको। तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे, 0/10 और फिर -2, इस प्रकार से। आप इस उदाहरण में दे रखा है 2-3 उदाहरण आसानी समझने के बाद में ये प्रश्नावली आपकी कंठस्थ हो जाएगी। इस पूरी प्रश्नावली में केवल 2 परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ही ज्ञात करने बताई गई है, पूछी गई है। उदाहरण नंबर 8 है, इसमें भी सेम प्रकार का क्वेश्चन है। 1/4 और 1/2 के मध्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो 2 तरीके हैं, पहले तो दोनों को जोड़ो इनको, और जोड़ने के इसमें यही दे रखा है। देखो यहाँ पे 1/4 और 1/2 को पहले जोड़ किया गया है, जोड़ने के बाद 2 का भाग दिया गया है और परिणाम आया इसका 3/8 आया, परिणाम आया 3/8 आया। लेकिन दूसरे तरीके से इसको ऐसे भी हल किया गया है, यहाँ पे यही दे रखा है, दोनों को जोड़ो फिर 2 का भाग दिया और लास्ट में 3/8 आता है। परिमेय संख्याओं के जोड़ इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगला है 1/4 और 1/2 के मध्य 3 परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोनों को फिर से जोड़ेंगे, जोड़ कर किया और फिर 2 का भाग दिया, 5/16 आया। तो ये बीच की परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। अब प्रश्नावली 1.2 आ गई। अब सभी में ये ही प्रश्न दे रखे हैं, बीच की परिमेय संख्याएं ही ज्ञात करनी है। इन सभी में बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इस प्रकार से आप अगर इसको प्रश्नावली हल करने से पहले उदाहरण को ध्यान से समझेंगे तो इस प्रश्नावली में बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन प्रश्नावली भी तो पूरी है, 6 अंकों की है, इसलिए आपको देखना ज़रूरी है। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रश्नावली 6 अंकों की है, आप ईमानदार से कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपकी अच्छी मदद मिल सकेगी। क्योंकि फास्ट रिवीजन था इसलिए मैंने फास्ट बोलने का प्रयास किया है। हो सकता है आपको समझ में थोड़ा कम आया होगा, लेकिन एक बार 2 बार रिपीट कर लीजिए। आप किताब को पढ़ने के बाद में रिपीट कर लीजिए ताकि आपका रिवीजन फास्ट रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद।